Hello everyone, I am Sapna Thakur and welcome back to 30 days 30 video challenge for HS 2025। हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे साइक्लोन। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है साइक्लोन। अब साइक्लोन हमने डिस्कस किया था दो प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की, देन वी विल मूव ऑन टू टेम्परेट। पहले इन जनरल अगर हम साइक्लोन की बात करें, देखते हैं कहाँ से ये वर्ड आया, क्या इसका ओरिजिन है। The word cyclone is derived from the Greek word cyclos meaning the coils of a snake। तो क्योंकि अगर आप साइक्लोन की शेप देखें ये इस तरह से कुछ दिखता है, इसलिए यहाँ से साइक्लोस वर्ड से ये वर्ड आया और जिसे हम बोलते हैं साइक्लोन। इट वॉज कॉइंड बाय हेनरी पेडिंगटन। इन्होंने ये शब्द कॉइन किया, इन्होंने ये दिया बिकॉज द ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी अपीयर लाइक कॉइल्ड सर्पेंट्स ऑफ द सी। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स आते थे वो क्योंकि शेप में दिखाई देते थे, तो इस शेप के आधार पर हेनरी पेडिंगटन ने साइक्लोस वर्ड से निकाल कर वो वर्ड दिया और आगे जैसे हम आज के समय में कहते हैं साइक्लोन। तो जैसे कि मैंने कहा इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की। तो आइए देखते हैं क्यों वो बनता है, कैसे बनता है और क्या उसके पीछे पूरे कारण होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें ट्रॉपिकल साइक्लोन किन कंडीशंस में आता है, देखिए पहली कंडीशन आपके पास रहेगी सी टेम्परेचर शुड बी अबव 27 डिग्री सेल्सियस। जो पानी है उसका तापमान कितना 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड वी हैव वहाँ पर एक लो प्रेशर जोन होना चाहिए और थर्ड कोरियोलिस फोर्स वहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये तीन में से कोई एक कंडीशन हो तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा, नो, ये तीनों की तीनों कंडीशंस एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, उसी एरिया में आएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब अगर हम इसको देखें कि हमारे पूरे पृथ्वी पर कहाँ कहाँ ये कंडीशंस बनती हैं, कहाँ ये सेटल डाउन होती हैं, तो देखिए सपोज़ यहाँ पर अगर हमारे पास अर्थ हो गया और अब आप जानते हैं मेजर लाइंस की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि ये हो गया आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इस वाली लाइन को हम मान लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। आप जानते हैं ये क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया है तो यहाँ पर सन की किरणें जो है हमेशा डायरेक्ट सनरेज होंगी, गर्मी रहती है, 12 महीने हाई टेम्परेचर रहेगा। 12 महीने अगर हाई टेम्परेचर रहेगा तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो तो यहाँ पर फुलफिल हो रही है, यानी कि इस पूरे रीजन में 12 महीने सी टेम्परेचर कितना रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस से अबव रहेगा। ओके, सेकेंड एक लो प्रेशर होना चाहिए, वो भी यहाँ पर है। इस पूरे रीजन में ही क्या रहता है लो प्रेशर जोन, तो ये भी हो रहा है। बट जो थर्ड है हमारे पास कोरियोलिस फोर्स, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। जो कोरियोलिस फोर्स है वो यहाँ इस रीजन में पर्टिकुलरली एब्सेंट होती है। तो इस रीजन में आपको कोरियोलिस फोर्स देखने को नहीं मिलती है। जब है नहीं कोरियोलिस फोर्स तो इस रीजन में हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम बात करें अब ये कोरियोलिस फोर्स क्या चीज़ है, तो अगेन देखिए हमारी जो अर्थ है, अब आप जानते हैं कि इक्वेटर से वो थोड़ी सी ब्रॉड है और पोलर एरिया से वो कंपैरेटिवली नैरो है। उस वजह से क्या होता है पूरे पृथ्वी को एक रोटेशन कितने समय में कवर करना है 24 आवर्स में। अब क्योंकि ये वाला पोर्शन ज़्यादा ब्रॉडर है और ये कंपैरेटिवली नैरोअर है तो इक्वेटर वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा फास्ट तरीके से स्पिन करेगा, जिस वजह से मान लीजिए यहाँ से कोई विंड अगर यहाँ आ रही है तो वो वहाँ डायरेक्ट नहीं पहुँच पाएगी। क्यों? क्योंकि जो अर्थ की रोटेशन स्पीड है अलग अलग है तो वो विंड क्या हो जाती है डिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरह से। नदर्न हेमिस्फेयर में वो अपने राइट साइड मुड़ जाएगी और सदर्न हेमिस्फेयर में वो अपने ऐसे को लेफ्ट साइड को टर्न हो जाएगी। किस वजह से हो रही है? कोरियोलिस फोर्स की वजह से हो रही है। अब आप यहाँ पर एक बात समझिए, जैसे कि ये तो हमने समझ लिया पोल से विंड आ रही है इसलिए वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रही है। बट सपोज अगर हमारे पास यहाँ पर ये हो गया इक्वेटर और यहाँ पर आप मान लीजिए सपोज 8 डिग्री नॉर्थ या 5 डिग्री नॉर्थ लेटस से। अब देखिए अगर यहाँ से कोई विंड चले यहाँ को तो आप देख रहे हैं इन दोनों लैटिट्यूड की जो स्पीड होगी वो ऑलमोस्ट सेम होगी, इसीलिए विंड उतना डिफ्लेक्ट नहीं होगी। जहाँ विंड डिफ्लेक्ट हो रही थी उसको हमने क्या कह दिया कोरियोलिस फोर्स। यहाँ पर देखिए दोनों की स्पीड ऑलमोस्ट सेम है तो विंड डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ यहाँ पर इस रीजन में कोरियोलिस फोर्स क्या हो जाएगी, कोरियोलिस फोर्स हो जाएगी एब्सेंट। तो इसीलिए
ये जो पूरा ट्रॉपिकल रीजन हमने बनाया था उसमें पहली 2 कंडीशन तो फुलफिल हो रही थी, परंतु जो थर्ड कंडीशन थी कॉरियोलिस फोर्स वाली, वो यहाँ नियर द इक्वेटर फुलफिल नहीं होती है। क्यों फुलफिल नहीं होती है, मैं दोबारा कह रही हूँ, क्योंकि जो यहाँ के लैटिट्यूड्स हैं, वेरियस अक्षांश हैं, उनकी जो रोटेशनल स्पीड है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो विंड उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो यहाँ पर सेम ही रहेगी स्पीड, तो यहाँ कॉरियोलिस फोर्स एब्सेंट रहता है। इसीलिए इस रीजन में देयर इज़ नो ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर हम बात करें कहाँ कहाँ आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो देखिए सबसे पहले एरिया लिखा हुआ है 8 से 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो 8 से 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ कैसे होगा, मान लीजिए ये इक्वेटर है और यहाँ से मान लें आप कि 8 से 20 डिग्री ये वाला रीजन। सेम मैनर में यहाँ मान लीजिए कि 8 से 20 डिग्री ये वाला रीजन। तो ये जो सेंट्रल वाला पोर्शन हमारे पास बचा, ये वाला जो पोर्शन है दिस वन, यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनेगा। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉरियोलिस फोर्स क्या होगी, एब्सेंट होगी। अगला पॉइंट देखिए, हमने लिखा है कि इसकी डायरेक्शन, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ से कहाँ मूव करता है, इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम की तरफ मूव करता है। क्यों, इसलिए मूव करता है पूरब से पश्चिम की तरफ क्योंकि ये जो हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन है, इस रीजन में बिटवीन द ट्रॉपिक्स ईस्टर्लीज चलती हैं। ये हो गया 0 डिग्री। अब ये ईस्टर्लीज क्या होती हैं, ईस्टर्लीज होती हैं विंड्स जो इस डायरेक्शन में मूव करती हैं, इस तरह से ईस्ट टू वेस्ट जा रही हैं। अब मान लीजिए अगर यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन कोई बन रहा है तो ये विंड्स उसको कहाँ पुश कर देंगी, ईस्ट से वेस्ट की तरफ कर देंगी। इन विंड्स को हम ट्रेड विंड्स भी कहते हैं, ईस्टर्लीज भी कहते हैं, क्योंकि ये ईस्ट के डायरेक्शन से चलती हैं। थर्ड पॉइंट लिखा है इट फॉर्म्स ओवर ओनली ओवर द वाटर, सिर्फ पानी के ऊपर बनते हैं। क्यों पानी के ऊपर बनते हैं, देखिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो कैसे बनता है, हमने पढ़ा लो प्रेशर जोन में बनता है। अगर यहाँ पर लो प्रेशर है, लो प्रेशर हर जगह से हवा को अपनी तरफ खींचता है, उसने हवा अपनी तरफ खींच ली। अब लो प्रेशर में हवा जो है वो ऊपर उठती है, विंड मूव्स अपवर्ड, यहाँ से विंड आई और वो इस तरह से अपवर्ड मूव कर जाएगी। अब अगर तो नीचे वाटर सोर्स है, मान लीजिए नीचे पानी है, अगर नीचे वाटर सोर्स है तो क्या होगा, यहाँ से पानी उठा रही है, ऊपर जाके क्या बन रहा है, ऊपर जाके बादल बन रहे हैं दोनों तरफ, और वही बादल बारिश के फॉर्म में नीचे आ रहे हैं। क्लियर, क्या कहा मैंने, एक लो प्रेशर जोन है, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो साइक्लोन है वो हमेशा लो प्रेशर जोन में आता है। लो प्रेशर में विंड ऊपर की तरफ मूव करती है, हर जगह से उसने हवा को खींचा, विंड ऊपर की तरफ गई। अगर नीचे वाटर सोर्स है तो साथ में वो वाटर वेपर भी ले गई, और वही वाटर वेपर आगे चलकर रेनफॉल के फॉर्म में वापस नीचे आते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए ये वाटर सोर्स हटा दीजिए, अगर मैं ये वाटर सोर्स यहाँ से हटा दूँ तो ये जो हवा ऊपर जा रही है ये वाटर वेपर कहाँ से लेगी, जब इसके पास कोई सोर्स है ही नहीं। इसीलिए ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये सिर्फ पानी के ऊपर बनते हैं। एक और चीज़ जो आप लोगों ने नोटिस की होगी, सपोज़ हमारे पास इंडिया हो गया, आपने अक्सर न्यूज़ सुनते हैं आप कि उड़ीसा में, फिर तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इवन वेस्ट बंगाल, ये राज्य हैं जो साइक्लोन से बहुत प्रभावित होते हैं। परंतु आपने वो कभी नहीं सुना होगा कि मध्य प्रदेश में चक्रवात आया या हिमाचल प्रदेश में चक्रवात आया, आप कभी ऐसा नहीं सुनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, 2 कारण हैं इसके पीछे। पहला आपने अभी अभी डिस्कस किया, कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, ईस्ट से वेस्ट मूव करते हैं। ये कौन सी दिशा है, ईस्ट, और ये कौन सी दिशा है, वेस्ट। अगर यहाँ साइक्लोन बन रहा है वो इस साइड को मूव करेगा, तो कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे, ऑब्वियसली ये वाला रीजन है जो उससे प्रभावित होगा, राइट। सेकंड हमने पॉइंट क्या पढ़ा कि ये सिर्फ पानी के ऊपर बनता है। तो आप देखिए यहाँ पानी है, बे ऑफ बंगाल है, उसको वाटर सोर्स मिल रहा है यहाँ से। जैसे ही ये साइक्लोन घूमते घूमते यहाँ पहुँचा, सपोज उसका वो वाटर सोर्स क्या हो गया, नीचे से एकदम कट हो गया, तो जैसे ही वो ऊपर पहुँचता है भूमि के, ट्रॉपिकल साइक्लोन खत्म हो जाता है। परंतु अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि इसका डायामीटर होता है 150 से 300, 150 टू 300। तो 150 टू 300 तो काफ़ी बड़ा होता है डायामीटर। इसीलिए देखिए सपोज़ ये इंडिया है और मान लीजिए ऐसे आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन बन रहा है, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है कि वो सिर्फ पानी पर बनेगा। बट आप देखिए जो उसका एरिया है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसीलिए कुछ कुछ भूमि के पोर्शंस को भी वो प्रभावित करता है।
इसीलिए जो हमारे कोस्टल स्टेट्स होते हैं वो साइक्लोन से प्रभावित होते हैं, इनर स्टेट्स प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे ही साइक्लोन इधर की तरफ मूव करता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसका वाटर सोर्स ख़त्म हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम बात करेंगे उसके नेम्स के बारे में। नेम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये तो फैक्चुअल कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर आप पेपर्स फॉलो करें। इस बार के नेट ज्योग्राफी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी नाम बहुत कॉमन है, ये सभी ने सुने ही होते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट पर हो गया, जैसे फर्स्ट पर आपके पास हो गया विली विली, ऑस्ट्रेलिया में उसे कहते हैं। साइक्लोन भारत में ही उसे कहते हैं। टाइफून उसको कहाँ कहा जाता है, साउथ चाइना सी वाले रीजन में। अगर यहाँ पर चाइना दे तो वो भी ऑब्वियसली राइट होगा। टाइफो उसको कहते हैं जापान में, बोगियो उसे कहते हैं फिलीपींस में, और हरिकेन उसे कहते हैं यूएसए में। ये जो टाइफो और बोगियो है ये नाम उतने कॉमनली नहीं आप लोग पढ़ते हैं, और यहीं से नेट ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो ये थोड़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट। बाकी तो भला आते ही हैं अक्सर एग्जाम्स में, तो इन पर तो आपको रखना है कि कहाँ उसे किस नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं साइक्लोन्स के डायरेक्शन के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो किस डायरेक्शन में घूमेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में वो किस डायरेक्शन में घूमेंगे। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो हमें याद रखना है, वो कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है कॉरियोलिस फोर्स वाला। कॉरियोलिस फोर्स क्या कहती है, देखिए हम डायग्राम बनाते हैं, पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लेते हैं। अब वहाँ लिखा है एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, ये कैसे, लेट अस सी। तो फर्स्ट पर सपोज हमारे पास हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये बात आप याद रखें कि चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो चाहे सदर्न हेमिस्फीयर हो, प्रेशर तो कैसा रहेगा, प्रेशर तो लो ही रहेगा। और लो प्रेशर क्या करता है, हवा को अपनी तरफ खींचता है, राइट। हवा अपनी तरफ उसने खींच ली। फिर हमने अभी अभी पढ़ा कॉरियोलिस फोर्स, और कॉरियोलिस फोर्स कहता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा किस साइड मूव करेगी, अपने राइट साइड को डिफ्लेक्ट हो जाएगी। उस वजह से देखिए ये हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, विंड जा तो रही है सीधी, बट अलग अलग स्पीड होने के कारण वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स इट्स राइट। तो ये है उसका राइट। ये वाली विंड कहाँ को मूव होगी, इस तरफ को। अगर हम इधर को देखें तो इसका राइट इस तरफ है, ये वाली विंड यहाँ मूव हो गई, और ये वाली जो विंड हमारे पास है उसका राइट हो जाएगा ऊपर वाली तरफ को, तो ये ऐसे घूम जाएगी। तो जहाँ से आपकी फर्स्ट विंड रोटेट हुई, अगर आप इस तरह से देखें, ये क्या शेप आपके पास बना, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस दिशा में घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब सेम तरह से अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर का डायग्राम बनाएं, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इजी। अब देखिए सदर्न हेमिस्फीयर, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है चाहे सदर्न हेमिस्फीयर है, सेंटर में प्रेशर हमेशा लो ही रहेगा। क्यों, अगर हाई प्रेशर हुआ तो हाई प्रेशर में तो हवा नीचे आ जाती है, बादल कैसे बनेगा, ज़मीन पे बादल थोड़ा बनता है। लो प्रेशर में हवा ऊपर उठती है तो ऊपर जाके बादल बनता है। अब देखिए साउथ हेमिस्फीयर है, बट प्रेशर कैसा रहेगा, लो ही रहेगा, जो हवा को हर डायरेक्शन से अपनी तरफ खींचेगा, करेक्ट। अब कॉरियोलिस फोर्स कहता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में विंड मूव करेगी अपने लेफ्ट साइड। अब हमें इसका लेफ्ट देखना है। देखिए जैसे इस तरह से हो गया तो इसका लेफ्ट कहाँ है, ऊपर को। जिस तरफ को एरो होता है आपने उधर से देखना होता है, उधर फेस करके देखना होता है। नीचे को है, इसका एरो इस तरफ को आएगा, इसका लेफ्ट इस तरफ को होगा और इसका लेफ्ट इस तरफ को होगा। किस तरह से डायग्राम बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा आपके पास। और ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने पढ़ा साइक्लोन चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर चाहे सदर्न हेमिस्फीयर हमेशा और हमेशा लो प्रेशर के सराउंडिंग में बनता है, और कॉरियोलिस फोर्स के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो चलता है एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में वो चलता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। साथ में हमने और क्या देखा, हमने देखा कि इक्वेटर पर नहीं बनता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि इक्वेटर पर कॉरियोलिस फोर्स एब्सेंट होती है, और साथ में 30-35 पर फिर वो नहीं बनता है क्योंकि वहाँ पर हाई प्रेशर होता है। अब देखते हैं आज की वीडियो से कुछ क्वेश्चंस कि आपको टॉपिक समझ आया या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम east to west in northern hemisphere and west to east in southern hemisphere। दूसरा पॉइंट है, it forms in all over the region between tropic of cancer and capricorn। क्या कह रहे हैं पॉइंट, पहला पॉइंट कह रहा है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन हैं वो उत्तरी गोलार्ध में ईस्ट से वेस्ट चले जाते हैं, बट सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्ट से ईस्ट चलते हैं।
हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर चाहे सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्लीज के कारण, ट्रेड विंड्स के कारण वो ईस्ट से वेस्ट मूव होंगे, चाहे कोई भी गोलार्ध हो। तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 साउथ के बीच पूरे के पूरे क्षेत्र में ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी? गलत, क्योंकि पूरे रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं आता है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा 0 to 8 डिग्री, फिर चाहे वो नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, क्योंकि यहाँ पर कॉरियोलिस फोर्स एकदम एब्सेंट होती है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, इसीलिए इस रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हो गई हमारे पास रॉन्ग, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ 1 and 2 इज रॉन्ग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो नाम दिए गए हैं, यहाँ लिखा हुआ है टाइफू इज द नेम ऑफ साइक्लोन इन जापान। जापान में साइक्लोन को टाइफू के नाम से जाना जाता है। एंड सेकंड इज बोग्यो इज द नेम इन फिलीपींस। फिलीपींस में उसे बोग्यो के नाम से जानते हैं। कौन सी स्टेटमेंट सही है हमारे पास, कौन सी नहीं? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? करेक्ट है। मैंने आपको कहा भी कि यहीं से नेट ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया, और ये वो दो नाम हैं जो उतने कॉमनली आप पेपर में, नोट्स में नहीं देख पाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और यहाँ पर क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज राइट। दोनों कथन हमारे क्या हैं? सही हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हें ज़रूर एड्रेस करेंगे। इसी के साथ अगर आप हमारे HS के बैच में जुड़ना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर बाकी बैचेस के लिए भी आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, APC Academy फ्रॉम द प्ले स्टोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो में।